दोस्तों और प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार और राम राम। फर्स्ट पार्ट में आप 90 to 100 क्वेश्चंस देख चुके हैं जिनका सॉल्यूशन हमने किया है। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। आगे ऐसे पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उन 100 से आगे यानी 101 से आगे हम क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी आपने यहाँ पे साफ साफ देख के पता चल रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो अगर आप इसका क्या लें, एलसीएम ले, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस में b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर यानी 3। क्लियर हो गई बात। ऊपर करेंगे भाई, इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनाएगा, a स्क्वायर यानी 5 प्लस b स्क्वायर यानी 3 प्लस में 2ab 2 रूट 3 गुना में रूट 5 क्या बनाएगा, रूट 15। यहाँ पे क्या बनेगा, b इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 रूट 15। कुछ सेम चीज है जो अलग साइन की हो, सेम चीज अलग साइन की है, 2 रूट 15 और 2 रूट 15। तो ऊपर क्या बनेगा 5 प्लस 5 10 10 प्लस 6 16 अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करें आंसर क्या था। जब भी आपको ऐसी उटपटांग चीज मिले तो आपको एग्जाम में घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल आइडेंटिटीज के बारे में देखना है जो आपने पढ़ी है। जैसे यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हुई क्या, एक तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी क्या यूज हुई, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और तीसरी क्या यूज हुई a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पता चला भी आपको, क्या पता चला कि जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये आपको आपके एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आपके लिए एग्जाम में परेशानी आने वाली है, 100% आएगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो देखने के बाद आपको लगेगा ये क्या दे दिया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले क्या है, आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है the radius and slant height of a cone are in ratio this, if its curved surface area is this, what is its radius। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन किन के लिए है, जिनको फॉर्मूला आता है, जिनको क्या आता है, जिनको फॉर्मूला आता है। अगर किसी इंसान को फॉर्मूला नहीं आता, उसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, वो क्या करेगा, उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो जितना भी एडवांस मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स के 2 पार्ट है, एक अर्थमेटिक है और दूसरा कौन सा है, एडवांस है। तो इसमें से जो ये एडवांस मैथ्स है ये टोटली क्या है, ये टोटली फॉर्मूला बेस है, टोटली फॉर्मूला बेस है। तो एडवांस मैथ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिटी या फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, हरगिज नहीं कर पाएंगे। अब किसी की कैलकुलेशन भले स्ट्रांग हो, उसे पता ही नहीं कि इस शंकु का जो क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो क्या होता है, वो क्या लगाएगा भाई, क्या कर सकता है, 4 7 से गुना करने से, ये करने से आंसर नहीं आएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। अब आपका पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस कितना दे रखा है, अब ये दे रखे रेशो में, रेशो में दे रखे तो आप रेशो के साथ में ले लो, 4 रेशो दे रखी 4 रेशो ले लो, इनटू में 7 रेशो दे रखी 7 रेशो ले लो, इजिकल टू में कितना दे रखा है 792 दे रखा है। यहां तक बात क्लियर। तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। 7 से 7 गए, 22 से देखेंगे तो कितनी बार जाता है
22 गुना में 3 कितना आएगा? 66। कितना आएगा भाई? 22 गुना में 3 66, और 22 छिक्के आए, ठीक है 36 बार जाएगा। 4 से कितनी बार गया भाई? 9 बार गया। तो r इंटू में r क्या बचा भाई? r स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है? 9। और एक रेशो की वैल्यू कितनी आई भाई? r नहीं लिखना चाहिए था हमें यहाँ। क्या पूछा है? रेडियस ही पूछिए ना, हमें r नहीं लिखना चाहिए था, x ले लेते हैं, क्योंकि r क्या है? r से रेडियस है, तो वो वेरिएबल वहां पे वो हो जाएगा। इसको कुछ और ले लेते भाई, इस सारे को ही कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि r से वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। x ले लेते हैं, तो ये क्या है भाई? 22/7 इंटू में 4x ले लेते हैं, इंटू में 7x ले लेते हैं। इसकी वैल्यू 792 थी, ठीक है। 7 से 7 गया, ठीक है। 22 से दिया 66, 22 छिक्के 132, ठीक है। ये गया कितनी बार? 9 बार। तो x स्क्वायर की वैल्यू आती है 9 और x की वैल्यू क्या आती है? 3। क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। हमसे पूछी थी रेडियस, रेडियस कितनी थी? रेडियस थी 4 रेशो, कितनी थी? 4 रेशो थी। तो 4 रेशो यानी कि 4x की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू में x की वैल्यू 3 यानी कि 12। अगर हमसे क्या पूछी जाती भाई? स्लैंट हाइट पूछ लेता तो क्या होता भाई? 7r थी, तो क्या जाता? 7 इंटू में 3 यानी कि 20। जो भी चीज पूछे वो आप आराम से बता देना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उतना ही आसान क्वेश्चन। जैसे ही आपको √2 दिखा, ये कैसा है? ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब आप √2 की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू क्या आएगी? 4.414। आगे भी नंबर, उसके आगे नंबर, उसके आगे 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 आगे, और ये चलती जाएगी। आज करके देखना, आज इसकी वैल्यू निकाल के देखना, और नहीं तो कैलकुलेटर पे निकाल के देख लेना। ये यहाँ पे बहुत आगे तक चला जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि खत्म नहीं होता। क्या नहीं होता? खत्म नहीं होता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके साथ साथ क्या है? जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग भी है। साथ में क्या है? नॉन रिपीटिंग भी है, अपने आप को कहीं पे रिपीट भी नहीं कर रहा। और ऐसे डेसिमल, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे डेसिमल्स कैसे? जो आपको यहाँ पे दिखा रखी है, कैसे डेसिमल्स? ऐसे डेसिमल्स जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। ऐसे डेसिमल्स हमेशा क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपके सामने है ये क्वेश्चन। आप जितने भी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हर साल कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर? यानी कि जितने भी डेसिमल, दशमलव कैसे हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, ना तो वो खत्म होते हो डिवाइड करने के बाद आगे 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 नंबर आते जा रहे, डिजिट्स आते जा रहे हैं, और साथ में क्या नहीं कर रहे हो? नॉन रिपीटिंग, यानी कि एक दूसरे को रिपीट भी नहीं कर रहे, यानी कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं बना रहे। अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे लिखूं, हो सकता है यहाँ पे आया 5 6 9 8 1 3 2 7 6 5 4 3 9 6 2 1। अब इसमें कोई फिक्स पैटर्न बन रहा है? कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये रेंडमली नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मतलब खत्म होना होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि एक फिक्स पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन के जितने भी डेसिमल्स होंगे, वो सारे डेसिमल्स यानी वो सारे दशमलव कैसे होंगे? वो इरेशनल होंगे। ये बात ध्यान रखना। हर साल पेपर में कम से कम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। P, Q and R together can complete in 40 days. If the ratio of efficiency of P, Q, R is 20, 15 and 12 respectively, then how many days R can complete the work? अब आपको छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, क्या कि आपके पास P, Q, R की क्या दे रखी है? एफिशिएंसी दे रखी है। इसकी रेशो, एफिशिएंसी की रेशो कितनी दे रखी है? 20 है, 15 है
और 12। इनसे डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आप क्या ले सकते हैं, टोटल वर्क ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, टोटल वर्क ले सकते हैं, जो कि कितना आता है 60। अगर आप इस वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करें तो आपके पास टाइम की रेशो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो एक बार डिवाइड करके देखना भी आपके पास टाइम की क्या रेशो आती है। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 3 आएगी, यहाँ पे डिवाइड करोगे 4 आएगी, यहाँ पे डिवाइड करोगे 5 आएगी। यानी कि आपके पास तीनों की क्या आ गई, टाइम की रेशो आ गई। भाई ए ने 3 यूनिट समय लिया, क्यू ने 4 यूनिट समय लिया, आर ने 5 यूनिट समय लिया। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा, रियल वैल्यू दे रखी कि पी क्यू आर ने तीनों ने मिलके 30 दिन में किया। तो क्या आप यहां से निकाल सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर ने तीनों ने मिलकर कितना समय लिया होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आपका 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है। यहाँ पे गलती होती है कि आप इन्हें ऐड कर देते हैं, ये नहीं, एफिशिएंसी ये है 5 और 2 7, 2 3 और 1 4। और ये क्या दे रखा आपको 60/47 यूनिट किसके बराबर दे रखा आपको 30 डेज की। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 30/60 इंटू में 47। आपको निकालना किसका है, किसका निकालना भाई, आर का निकालना है। आर कितना भी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, इंटू में क्या करेंगे आप 5 करेंगे। 30 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। 5 सत्ते 35, 3 20 3 23 अपॉन में क्या बना भी 235 अपॉन में 2, 235 अपॉन में 2। तो यहाँ पे भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जैसे कि टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। और ये 3 चीज तो आपको पता होनी चाहिए हर सूरत में कि क्या है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है और ये टोटल वर्क है। जब आप टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, टाइम आएगा। और इसी तरीके से वर्क निकालना हो तो टाइम इनटू एफिशिएंसी होगा, और आपको एफिशिएंसी निकालनी हो तो वर्क अपॉन टाइम होगा। ये 3 रिलेशन आपको पता होने चाहिए अगर आपको ये टॉपिक करना। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ए की वैल्यू आपको दे रखी है, बी की वैल्यू आपको दे रखी है, फिर आपको कहा गया है कि ए अपॉन 4 यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। पहले लिख लेते ए अपॉन 4 है, उसके बाद क्या दे रखा है अंडर रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर, यही दे रखा है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, 4 अपॉन में 4, अंडर रूट में क्या है 4b², b² की वैल्यू क्या है अभी 36, तो 4 इंटू 36 माइनस में क्या है 4 का स्क्वायर यानी कि 60। क्लियर। 4 से 4 सिंप्लीफाई हो गया अभी, यहाँ पे 4 से 4 कट गया, क्या बचा अंडर रूट में, इसको मल्टीप्लाई करो कितना है 4 गुना 6 24, 12 और 2 14, माइनस में क्या किया 16, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 128। अब असली कहानी शुरू होती है यहाँ पे, क्योंकि जब आप अंडर रूट 128 करेंगे तो 128 किसी का रूट नहीं है। तो यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि 3 12 और 28 इसका आंसर नहीं आएगा। आपके सामने आंसर सीधा 8√2 आ गया, आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है। पर अगर करना पड़े तो 8 इंटू 8 क्या आता है 64, 64 इंटू 2 क्या आता है भाई 128, ऐसा लिख सकते इसको इंटू में 2, तो 8 बाहर आ जाता है तो आंसर क्या आएगा 8√2। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 128 आपको पता है किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है और 12 का स्क्वायर 144 है। अगर कोई बच्चा कहता भी मेरे को तो यही नहीं पता कि 128 किसी का स्क्वायर है या नहीं है, ये कैसा पता चलेगा भाई, अगर ये नहीं पता तो पढ़ाई छोड़ दे। अगर आप टीचिंग के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं और आपको इतना नहीं पता तो आप आगे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाओगे आगे बच्चों को, ठीक है। तो इतना तो कष्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको करवाई जाए, ठीक है, कुछ आपको खुद भी करना पड़ेगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज
448 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द हाइट इज दिस, व्हाट इज द लिटरल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल। सिंपल कैसे? अब वॉल्यूम निकालना आपको सॉलिड सिलेंडर का। वॉल्यूम क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं निकाल पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको क्या? 448 पाई। अब एक बात तो क्लियर है, दोनों तरफ पाई है तो पाई तो आपका क्या हो जाएगा? पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई गए तो आर स्क्वायर एच बचता है। एच की वैल्यू भी आपको दे रखी है, एच की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो क्या बचा? आर स्क्वायर इंटू में 7, 7 वहां जाएगी क्या हो जाएगा? अभी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 448 अपॉन में 7, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 8। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? आपसे पूछा क्या उसने? पूछा क्या है? लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है अभी? 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। सॉल्व करें, 7 से 7 गए, 8 गुना 2 16, 16 दूनी 32, 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो क्या पता चला? जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे 2D से आए 3D से आए, यानी कि कुल मिला के एडवांस मैथ से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कहां से? एडवांस मैथ से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको फॉर्मूला आना चाहिए, या उसकी जो आइडेंटिटी है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है? जितने भी इक्वेशंस आप देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब के हैं, ये आपको आने चाहिए। क्योंकि अगर एडवांस मैथ्स में उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा और आपको आइडेंटिटी नहीं आती होगी, आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा, 100% करेगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्या है अगला क्वेश्चन? दे दे रहा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है? सीधा सीधा दिया है, इसकी दो चीजें हैं। अगर ये सीक्वेंस में ना दे रखी है तो सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, इसमें ना कुछ समझाने का है ना कुछ है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं, ए क्या होता है? ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी इज कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉमन डिफरेंस, यानी कि किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स को आप उठा के डिफरेंस चेक करेंगे तो उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, और वो सेम होता है। ठीक है? यही चीज है। एन क्या है? एन टर्म, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 50 टर्म है। या फिर दूसरा तरीका, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखी है आपको, उस केस में आपको निकालना, तो क्या करेंगे? n/2 इंटू में n+1, सॉरी a+n, a+n। ठीक है? n की वैल्यू क्या है अभी? 50, 50 टर्म बटे में 2, a यानी फर्स्ट टर्म प्लस में l यानी लास्ट टर्म, तो काटा तो कितना है अभी? 25 इंटू में 50 प्लस 1 51, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 127, 1227। ठीक है? आप किसी भी आइडेंटिटी में वैल्यू रखेंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो एडवांस मैथ्स में फिर कह रहा हूं, जब भी एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन आएगा, आपको प्रॉपर्टी, फॉर्मूला या आइडेंटिटी जो उसमें यूज होती है वो आपको आनी चाहिए। यानी कि आपको अपनी तैयारी के दौरान एक पोर्शन ऐसा है जो आपको अच्छे खासे तरीके से याद करना है, रटना है, या कुछ भी लगा लो इसको, वो चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी। ठीक है? अब ये फॉर्मूला था, अब इसमें कोई क्या कह सकता है? वो आपको बता सकता है कि भी इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, डी कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, एन एन नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं। ठीक है? एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स बोलते हैं। वो इन चीजों को बता सकते हैं कि ये चीज इसलिए है, लेकिन वो याद रखना वो आपके हाथ में है और वो आपको करनी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। ठीक है?
A shopkeeper marks a product at 3750 rupees. He sells it at a 20% discount and still makes a profit of 250 rupees. What is the difference between mark price and the cost price? अब क्या किया उसने, डिस्काउंट दिया। क्या दिया? डिस्काउंट दिया। यहां पे कुछ चीजें हैं जो समझने सॉरी, ठीक है। अब जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? बड़ी प्रैक्टिकल से कंडीशन है। आप शोरूम में गए, आपको कुछ भी चीजें लेनी है, सपोज करो आपको ये पेन ही लेना है, ठीक है। इस पेन के ऊपर चल रहा है 20% डिस्काउंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये पेन कितने रुपए का है? हम ये पेन उठाते हैं, इसके ऊपर देखते हैं भाई कितने रुपए लिखा है, फिर उसके ऊपर 20% कम कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो यहां से क्या पता चला, जो आपका डिस्काउंट है वो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि जो प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर हम क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। तो जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है? 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5। इसका मीनिंग अगर मार्क प्राइस कितना रहा हो, 5 रहा हो, तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया वो कितना है? वो 1 है। अब 5 रुपए पे 1 का अगर उसने डिस्काउंट दिया हो तो आप बता सकते हैं कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? ये उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। भाई 5 रुपए उसके ऊपर लिखा है, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने में? 4 में। ये चीज यहाँ पे दे रखी है। अब उसने क्या कहा, वो इतना डिस्काउंट देने के बाद भी 250 रुपए कमा लेता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना भी बाकी है। अब उसने क्या किया, आपको एक रियल वैल्यू दे दी मार्क प्राइस की। ये दे रखी कितनी? 3750। यही दे रखी। 5 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 7 35, 5 5 25, 750। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी? अगर 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 4 से गुना करोगे, 0 4 5 20, 28 प्लस 2 क्या आएगा? 30 आएगा। यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? वो 3000 है। अब 3000 रुपए में कोई चीज उसने बेची और उसे प्रॉफिट हो गया कितने का? 250 रुपए का। तो उसने खरीदी कितने की होगी? भाई 3000 से कम में खरीदी होगी, ज्यादा में खरीदी होगी? आपने कोई चीज 3000 रुपए में बेची और आपको फायदा हो गया, तो आपने खरीदी कम में होगी, ज्यादा में होगी? कम में खरीदी होगी। तो आपका कॉस्ट प्राइस वो क्या आया होगा? 2750। ये क्या आ गया आपका? कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस भी है, आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, आपके पास मार्क प्राइस भी है, आपके पास डिस्काउंट भी है, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट भी है, आपके पास क्या है? प्रॉफिट भी है। तो जो भी चीज आपसे पूछेगा आप निकाल लेना, आपके पास सारी चीजें आ गई। क्या पूछा उसने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस? तो मार्क प्राइस कितना था आपका? 3750 और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 2750। तो इनका डिफरेंस कितना है अभी? 1000 रुपए का। कितने का? 1000 रुपए का डिफरेंस। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. The length of the arc is. जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तब क्या होता है? तब वो चीज याद आती है कि जो हमने बचपन में पढ़ी थी, किन्हीं गलतियों की वजह से आज हम उसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर होता है सर्कल का, यानी कि ये जो सर्कल पैरामीटर यानी कि गोलाई में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मीनिंग दोनों का सेम होता है, यानी कि घेरा जो होता है उसको हम पैरामीटर या सरकमफेरेंस बोलते हैं, साइड होती है तो पैरामीटर बोलते हैं, गोलाई में होता है तो सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पैरामीटर सरकमफेरेंस जो है वो हमने क्या पढ़ा है? वो 2 पाई आर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 2 पाई आर पढ़ा है। दरअसल ये 2 पाई आर नहीं होता, ये अधूरा है। अधूरा कैसे है? हकीकत में ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। सेम चीज एरिया के साथ है। एरिया हम पाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमें दो दो बार चीजों को रटना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता। अगर आप इसे समझ लेंगे, समझने के बाद आप भले 2 पाई आर यूज करें या पाई आर स्क्वायर यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वो चीज पता है, आपके दिमाग में वो चीज है। ऐसा क्यों है?
अगर आप सेमी सर्कल का निकालना चाहें उससे पहले इसको डिराइव कर देते भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा देख लेते कि ऐसा क्यों होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमें सर्कल का निकालना है। सर्कल में अगर एरिया सर्कमफेरेंस पे बात करें, क्वेश्चन सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर, थीटा कितना होता है अभी, सर्कल के सेंटर पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है 360 का, अपॉन में क्या करना है अभी 360, तो 360 अपॉन 360 क्या हो गया, कट गया, आपके पास क्या बचा 2 पाई आर बचा, ये क्या हो गया सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया। अगर एरिया की बात करूं सेम, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 360, यानी कि पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना अभी, एंगल कितना बन रहा है सेंटर के सर्कल पे 360 डिग्री का, अपॉन में 360 करूं तो कितना आएगा, कट के पाई आर स्क्वायर। बात समझ आई। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि भाई एक आर्क है, एक चाप लिया ऐसे और उसने ऐसे लाइन मिलाई तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री। अब जब हमें ये बात पता नहीं होती तो ये हमें अलग से रटनी पड़ती है और ये हमारे लिए एक अजनबी चीज होती है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि भाई पैरामीटर जितने डिग्री का निकालना हो उतना थीटा अपॉन में 360, उतना हम एंगल लिख देते हैं यहाँ पे। अगर सेमी सर्कल का निकालना होता तो सेमी सर्कल पे 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री पे क्या होगा, ये 180 हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 गया, तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, वो पाई आर होता है। क्लियर। उसका भी आधा निकालना हो, 40 डिग्री का निकालना हो, 15 डिग्री का निकालना, आप कितने भी डिग्री का निकाल सकते हैं अगर आपको ये चीज मालूम है। अब आपको पता चल गया ये कितने डिग्री पे निकालना, अभी 60 डिग्री पे निकालना, तो आप निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या लगाना आपको 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, तो 2 गुना में पाई यानी 22/7, रेडियस कितना दे रखा है आपको 21 दे रखा है, और ये क्या आएगा अभी 60 अपॉन में 360, क्या आएगा 1/6, 7 से 3 बार, 3 से 2 बार और 2 से 2 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि जो क्या होता है पेरीमीटर होता है, जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है, सॉरी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। आगे से ये बात ध्यान रखना, दो तीन बार इसको डिराइव कर लेना, फिर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर। फिर आपसे जब भी वो सेक्टर का पूछेगा या आर्क की लेंथ पूछेगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी, अलग से कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा अभी, ये इससे आसान क्वेश्चन और क्या दे सकता है। अभी इनके फैक्टर लिखो, इनके फैक्टर लिखने के बाद देखना सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। अब जैसे 24 है, 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे बताओ भी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। उसके बाद कौन से 30, ठीक है, 30 पे क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 आएगा, 11 नहीं होता, 12, 13, 14, 15 आएगा और 30 होता। ऐसे ही किसका निकालना, अभी 54 का निकालना, 1 तो आना ही आना, 2 आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 6 आएगा, 7 नहीं, 9 आएगा फिर, ठीक है, 10, 11, 12, 13 नहीं, यहाँ तक कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आएगा 27, फिर आएगा 14। अब देखो भी जो इनके फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसका क्या हो फैक्टर। ठीक है, क्या आएगा 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, आगे चले। इसी के साथ मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, इस कोर्स तक आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे आप कांटेक्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपके सबसे अजीज मित्र यानी कि आपके स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर पे जाकर आपको इस नाम से ऐप डाउनलोड करनी है। नाम दिखाई दे रहा है आपको, एडू चाणक्य, इस नाम से आपको ऐप डाउनलोड करनी है।
कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ये लोगो होगा, ये ध्यान से देखना भी, इस टाइप का आपको लोगो मिलेगा। अगर आप एंड्रॉइड की जगह iOS यूज करते हैं या आपके लैपटॉप पे यूज करना चाहते हैं, तब आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है और स्क्रीन पर दिखाया गया ये कोड आपको उसमें भर देना है। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई परेशानी आती है, तब आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आप इस बैच तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उससे रिलेटेड कोर्स आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।